नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीएम मोदी अर्जेस इंडियंस अवॉइड पैनिक, डू नॉट स्टॉक फूड एंड फ्यूल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सभी भारतीयों से एक अपील की है, एक निवेदन किया है कि पैनिक मत करिए, परेशान मत होइए, खाना और ईंधन इसको इकट्ठा न करिए। क्या है पूरा मामला? कौन से भारतीय लोग हैं जो भोजन और ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या वास्तव में युद्ध के दौरान भोजन और ईंधन की कमी हो जाती है जिससे लोग डर गए हैं और इकट्ठा करने लगे हैं? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप हमारे टाइटल, हमारे थंबनेल को देख के आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो में आप कुछ देर बने रहिए। आपको हर हाल में कुछ ना कुछ नया जो है जानकारी इसमें अलग अवश्य मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध और इंटेंस होता जा रहा है। दोनों देशों ने लगभग घोषणा कर दी है कि हम युद्ध में हैं। अब जब युद्ध हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। भारत में लोगों को अब उम्मीद, ये पहले तो नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये लग रही है कि हम एक फुल स्केल वार में फंस चुके हैं। भारत ने कभी सोचा नहीं था कि वो फुल स्केल वार बनेगा। भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया था और ये सोचा था कि पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भारत से लड़ना चाहेगा और मामला आया गया हो जाएगा। कुछ दिन में जो भारत ने ट्रेड प्रतिबंध और जो फ्लाइट्स को इधर उधर आना जाना रोका था, जल समझौता बंद किया था, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, फिर से बातचीत होकर के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से जवाब दिया वो भारत के लिए शॉकिंग था। उसके बाद भारत कैसे पीछे हटता, भारत ने भी जवाब दिया और उनको काफी नुकसान पहुंचाया। उनके कई शहरों में दिवाली के धमाके नजर आए। उनके जो चीन के बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बिखर गए, सड़क पर फैल गए। जो तुर्की, उनका जो दोस्त तुर्की है, उसने अपने जो बहुत ही नाम कमाए हुए जो ड्रोन्स थे दिए थे पाकिस्तानियों को कि भारत के खिलाफ आप यूज करिएगा। उनको हमारे अलग अलग तरह के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने मार गिराया। उनमें से कोई एक भी ड्रोन किसी भी ठिकाने तक पहुंच नहीं पाया। उसके बावजूद वैसे तो देश में प्रत्येक भारतीय को अपनी भारतीय सेना पर गर्व है और सरकार पर भरोसा है। यहां तक कि अपने जीवन काल में यह पहला अवसर था कि जब मोदी जी के जो धुर विरोधी हैं, चाहे वो ओवैसी हो, राहुल हो, अखिलेश हो, मायावती हो, सब पूरे देश के साथ खड़े हैं। मुझे याद है अभी 15-20 दिन पहले की बात है, केंद्र सरकार और केरल के मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच में लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उनका कहना था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे और लगातार केंद्र के साथ तनाव में थे। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, स्टालिन तुरंत भारतीय सेना के सपोर्ट में आ गए, रैलियां निकालने लगे और उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ हैं। सभी को भारत सरकार पे भरोसा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो पिछले युद्धों का अनुभव है भारत का, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहा हो, चाहे चीन के साथ रहा हो, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ना हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी, ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति इतनी अच्छी थी। तो उस समय लोगों को फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन सब की कमी का सामना करना पड़ा। जो हमारे पाकिस्तान सीमा से लगे हुए राज्य हैं और उन राज्यों में भी जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। पूरी रात लोग सो नहीं रहे हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है।
लाइट जब सरकार बिजली काट देती है तो आप इन्वर्टर भी यूज नहीं कर सकते। गांव में लोगों के पास इन्वर्टर और जनरेटर है भी नहीं, तो ना आप लाइट जला सकते हैं। इतनी गर्मी में जो राजस्थान और गुजरात की उमस भरी गर्मी है, वहां पर आप कैसे पूरी रात गुजारेंगे? एक तो गर्मी के कारण नींद नहीं आएगी, दूसरा आपसे कुछ ही ऊपर धमाके हो रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, वो एक अलग चिंता का विषय बना रहता है। तो इन परिस्थितियों में वास्तव में लोगों में जो डर है वो स्वाभाविक है। लोगों को लग रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं भी खत्म होंगी तो हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देंगे, उसकी कीमत बढ़ाने लगेंगे, मुनाफाखोरी शुरू कर देंगे। इसलिए लोगों ने अनाज, गेहूं, चावल, दाल, चना, इन सबको जो है भरना शुरू कर दिया है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और वो 6-6 महीने का राशन अपने घर में स्टॉक कर रहे हैं। किसानों को लग रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या? उनकी तो आजीविका ही उस पर निर्भर है, केवल खाने की बात नहीं है। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला तो स्वाभाविक रूप से जो उपज है वो 1/10 या 1/20 रह जाएगी, उनके खाने भर को ही नहीं उत्पादन हो पाएगा। इसके अलावा फ्यूल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो टैंकर पे टैंकर मंगा करके अपने वहां जो है स्टॉक पाइल कर रहे हैं, रख रहे हैं। जो वहां के नागरिक हैं उन क्षेत्रों में, वो जितने भी घर में सिलेंडर हैं वो सब भर लेना चाहते हैं। तो ये स्थिति वहां पर जब सरकार को इसकी सूचना मिली तो प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आना पड़ा और उन्होंने लोगों से अपील किया उन्होंने कि कृपया खाना और जो ये पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, इसको स्टॉक ना करें, क्योंकि भारत के पास ये सब बहुत बड़ी मात्रा में है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें, क्योंकि जब ये युद्ध होता है, मैंने आपको बताया कि कुछ उसमें मुनाफाखोर आगे आ जाते हैं और उसमें मुनाफाखोरी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो जो आम आदमी है वो तो किसी प्रकार अपनी जरूरत का सामान खरीद लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। वो उसकी दिन की इतनी कमाई नहीं है जितने का नमक का पैकेट मिल रहा होगा। इस कारण लोग चिंतित हो गए हैं। उन्होंने प्रत्येक भारतीय से कहा है कि ऐसी दशा में पैनिक मत करिए, घबराइए नहीं। कंट्री के पास बहुत सारा जो है फूड अनाज भंडार है, इतना अनाज भंडार है कि 2020 से लेकर के आज 2025 तक हम लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। बहुत फर्टिलाइजर है और अगर जरूरत पड़ी तो रूस आदि देश जो मित्र देश हैं उनसे फर्टिलाइजर आ जाएगा। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से हमने बहुत सस्ते रेट में फ्यूल जो है रशिया से खरीदा है, और हमने अपने जो गोदाम है, अपने जो उसके भंडार होते हैं अंडरग्राउंड, वहां पर फ्यूल को इकट्ठा कर रखा है। और इतना सामान देश में मौजूद है कि आने वाले समय में कोई भी जो मूल्य में अंतर नहीं पड़ेगा, मूल्य नहीं बढ़ेंगे। रेलवे लगातार अपना काम कर रही है, रेल चालू है, रोड सब खुली हुई हैं, एयर कार्गो चल रहे हैं। तो अगर दक्षिण से कोई सामान उत्तर आना है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर हमने किसी देश से कोई सामान आयात किया तो हाँ, वो सूरत में नहीं उतरेगा तो क्या हुआ, मुंबई में उतरेगा और वहां से रेल के माध्यम से उत्तर भारत के शहरों में पहुंच जाएगा। किसी भी हालत में जो इसेंशियल कमोडिटी है उसके रेट को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग इस विषय पर जो है कंडक्ट की और जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनकी मीटिंग में उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये ध्यान रखिए कि जितना भी सामान है उसका पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहे, मूल्य भी स्थिर रहे, जो इसेंशियल गुड्स है बाजार में वो उपलब्ध रहे, गायब ना होने पाए। और अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट सरकार जो है वो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को जो है एस्मा को लागू कर देगी, जिससे कि निरंतर सप्लाई बनी रहे। 2020 में जब कोविड-19-20 में आया था उस समय भी भारत सरकार ने एस्मा को लागू किया था। अब आपको बता दूं कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों से ये खबरें आ रही थी कि लोग भोजन और फ्यूल ये जो है
इकट्ठा कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट सरकार की ये कहती है कि भारत के पास 66.17 मिलियन टन का जो है फूड ग्रेन उसके गोदाम में भरे हुए हैं। इतना अनाज है कि हम पूरे देश की जनता को अगर कुछ भी पैदा न हो तो 1 से सवा साल तक इससे खिला सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का डर अपने मन में मत रखिए। भारत सरकार प्रतिबद्ध है, आपको आपके भोजन, आपकी जरूरत की वस्तुएं लगातार मिलती रहेंगी, चाहे युद्ध 6 महीने चले, चाहे साल भर। बस भरोसा बनाए रखिए सरकार में और भारतीय सेना में। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।